हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपने अपने प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी किए होंगे। अब बच्चों हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 15 पे, विच इज योर सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर वी कंसीडरिंग इन मैथ सिलेबस। डाटा का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो अब तक तो आपको पता ही होगा, डाटा मींस योर इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इन सच केस कि आपके पास आपकी क्लास है जिसमें आपका एक ग्रुप है विच हैव 10 to 15 स्टूडेंट्स और आपने सबसे उनके फेवरेट कलर पूछे, तो जो इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करी तो इट इज अ काइंड ऑफ अ डाटा। अब इस डाटा को कैसे हैंडल करते हैं विद डिफरेंट मेथड्स, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो डाटा मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि कलेक्शन ऑफ डाटा इट्स योर। अब यहाँ पर कलेक्शन डाटा में दो मेथड्स हैं हमारे। जब आपने डायरेक्ट अपने स्टूडेंट से पूछा, मतलब अपने ग्रुप के बच्चों से पूछा कि आपका फेवरेट कलर क्या है, तो वहां पे प्राइमरी सोर्स आप थे, बट वो इन्फॉर्मेशन आपने ले ली और फिर आपने उसे कहीं नोट डाउन किया और उस इन्फॉर्मेशन को किसी और ने यूज करा, तो वो होगा सेकेंडरी डाटा हमारा। द डाटा विच इज कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज रिक्वायरमेंट्स, इट्स कॉल्ड अ सेकेंडरी डाटा। ठीक है, और सेकेंडरी डाटा के कोई भी सोर्स हो सकते हैं, कोई भी जर्नल हो सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट जो पब्लिश की जाए या कोई डाटा पब्लिश किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, तो कुछ भी वो हो सकता है। अब बात आ जाती है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा, यानी कि डाटा हैंडलिंग में हम यही सीखने वाले हैं कि हम कैसे डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। सो स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग एंड एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग डाटा। यानी कि डाटा हैंडलिंग में सिर्फ इतना ही नहीं होता कि हम रिप्रेजेंटेशन करके छोड़ देते हैं, हम बार ग्राफ बनाना सीखते हैं, उसे पढ़ना सीखते हैं, उसे इंटरप्रिटेट करना सीखते हैं और फर्दर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर्स करना सीखते हैं। तो यहाँ पर हम सारी चीजों से रिलेटेड इसका डिस्कशन फर्दर करने वाले हैं। Now we have array. When raw data is put in ascending or descending order, it is called array. Okay. Frequency, the number of times an observation or an entry occurs in data, it's called frequency. In the example just discussed, the frequency of 28 is 2. Frequency distribution table, the data can be represented in tabular form. Such a table is called a frequency distribution table. The table shows the frequency of each observation. To know the occurrence of observation in a data frequency, we use telemarks. Okay, for okay, range और देख लेते हैं। रेंज ऑफ डाटा इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पर जो हमने टर्मिनोलॉजी सीखी डाटा हैंडलिंग चैप्टर में, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सबसे पहले हमने एरे समझा। एरे का मतलब होता है कि जब भी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अपनी इंफॉर्मेशन को सीक्वेंस करते हो, मेंटेन करते हो डाटा, इट्स कॉल्ड एरे। अब वो कुछ भी हो सकता है, आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई नंबर एक, मतलब अगर आपके जो 10 स्टूडेंट्स बच्चों का ग्रुप था, वहां पर 5 लोगों ने एक ही कलर रिपीट करा कि मुझे तो रेड फेवरेट है, रेड फेवरेट है, रेड फेवरेट है, तो जो रेड की फ्रीक्वेंसी होगी वो 5 होगी। अब इस फ्रीक्वेंसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए टेबलर फॉर्म करते हैं, और जब हम इसका टेबल फॉर्मेशन करते हैं तो हम कुछ टेली मार्क्स का यूज करते हैं, जो कि अभी मैं आपको समझाऊंगी। बाकी आपको भी पता होगा क्योंकि छोटी क्लासेस में हम इसे ऑलरेडी सीख के आए हुए हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी रेंज। रेंज का मतलब होता है कि जो भी फ्रीक्वेंसी में, यानी कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट्स थे ग्रुप में, सबसे हाईएस्ट मार्क्स मैथ्स में जिसके आए वो थे 50 और सबसे लोएस्ट मार्क्स जो आए वो थे 10। तो आप अगर अपना रेंज ऑफ डाटा आइडेंटिफाई करना चाहोगे तो 50 माइनस 10 कर दोगे, आपके पास आपका रेंज आ जाएगा। अब बात आती है टेली मार्क्स की कि टेली मार्क्स को हमें कैसे मेंशन करना है। यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे हम 21 का, क्योंकि बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 2 3 4, यानी कि आप लाइन शो कर रहे हो, करते थे ना पहले बचपन में कि लाइन क्रिएट करते थे 1 2 3 4, इसमें से 2 माइनस करना है तो कट कर देंगे। तो वही लाइन यहाँ पर हमारी वर्टिकल लाइन है, उसमें कुछ नहीं है। बट यहाँ पर जो आपका ये डायगोनल दिख रहा है कि ये लाइन कट कर रही है, इसका मतलब होता है कि 5। इस तरीके से हम ग्रुप बनाते हैं और इसके बाद हम फर्दर इसे कट नहीं कर सकते, फिर हमें नेक्स्ट अपना टैली कंटिन्यू करना पड़ेगा 1 2 3 से। ठीक है। Measure of central tendency. Measure of central tendency is given as a single value that stands to represent or describe the entire set of data. This single numerical value is called the average or central value. The commonly used measure of central tendency are, अब यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, हम यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड, ये हमारी सेंट्रल टेंडेंसी होती है, जो कि हमें एक क्रिस्प, यानी कि पूरा मेन डाटा की इंफॉर्मेशन आपको देके चली जाती है। तो इन्हें कैसे कैलकुलेट करना है वो समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मीन, यानी कि जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है उन सबका सम कीजिए, और जितनी ऑब्जर्वेशन है, फॉर एग्जांपल 5, मेरे पास 3 ऑब्जर्वेशन है, 2, चलो 2 एंड 1। ठीक है, नहीं ये ले लेती हूँ, 2 2 ही ले लेते हैं। मेरे पास 3 ऑब्जर्वेशन है, 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये तो मेरी ऑब्जर्वेशन हुई, तो मैंने इनका टोटल करा, कितनी टोटल ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3, तो इसे डिवाइड कर दूंगी, तो यहाँ पे आंसर आएगा 6/3
तो मेरी मीन वैल्यू आ जाएगी 2। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया, आपके पास ज्यादा ही होगा। द मीन ऑलवेज लाइज बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। द ग्रीक लेटर दिस रीड एज सिग्मा रिप्रेजेंटेड द सम। ये जो यहाँ पर हमें उल्टा ई टाइप ऑफ दिख रहा है, इसका मतलब होता है सिग्मा, जो कि रिप्रेजेंटेशन करता है मीन की। अब यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। सबसे पहले इस डाटा को ऑर्गेनाइज कीजिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि सबसे छोटा, पहले हम इसका एरे क्रिएट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे 3 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 1 टाइम आ रहा है। फिर हमने 4 देखा, 4 एक भी टाइम नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन इसके लिए मेंशन करी है। फिर 5 6 7 जितने टाइम्स आ रहे हैं वो हम सब कुछ बता देंगे। हाईएस्ट मार्क्स 11 है, लोएस्ट मार्क्स 13 है, तो रेंज कैलकुलेट हम कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर बता दी है। उसके बाद हुआ है कि हमारे पास मैथ्स के टेस्ट के मार्क्स हैं, हमें लोएस्ट स्कोर बताने हैं, फिर रेंज, हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर बताने हैं। उसके बाद हम रेंज तो बता ही सकते हैं। मीन के लिए हम इन सबको प्लस कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे क्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 से इनका जो सम आएगा वो 824 आएगा, और इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी मीन वैल्यू आ गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मोर मार्क्स देन दी मीन मार्क्स, मीन मार्क्स से ऊपर कितने बच्चे मार्क्स लेके आए, यानी कि 82.4 से ज्यादा किस किस के मार्क्स आए हैं, तो वो हम काउंट करेंगे 82 पॉइंट। तो 82 से 88 95 91 96 एंड 90, तो 5 स्टूडेंट्स मीन मार्क्स से ज्यादा मार्क्स लेकर आए हैं। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर आ जाता है द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 24। इफ वन ऑफ द नंबर इज रिमूव फ्रॉम द कलेक्शन, द न्यू मीन ऑफ द 4 नंबर्स वुड बी 25। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमूव नंबर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सम ऑफ टोटल, ठीक है, सम और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर हमारी जो, यहाँ पर आपको मीन गिवन है ना, द मीन ऑफ 5 नंबर्स 25x4। तो आप 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर 100 आएगा। आपका टोटल वाले के लिए ये आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 25, इन दोनों को माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 20। डिफाइन द फॉलोइंग, डाटा बताया हुआ है, रेंज बताया हुआ है, फ्रीक्वेंसी, एरे, सब कुछ ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है, ये डिफाइन करना है, ये आप खुद करोगे। उसके बाद पूछा हुआ है द हाईएस्ट मार्क्स ऑफ द हाइट ऑफ 20 गर्ल्स इन सेंटीमीटर इन अ क्लास इज गिवन बिलो, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द अबव डाटा। तो कैसे करोगे, सबसे पहले छोटा नंबर देखोगे, इससे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कंसीडर करोगे, फिर कितनी टाइम्स एक ही हाइट रिपीट हुई है वो बताओगे, ठीक है, और फिर उसका टेली चार्ट बनाकर आप मेंशन करोगे, और जो फर्दर आपके क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर करोगे, ठीक है। The weight of 15 newborn babies in kg in a hospital on a particular day are given below. Find the highest and lowest weight. तो highest आपको कौन सा लग रहा है यहाँ पर, I think 3 पॉइंट नहीं 4.9, 4.1 से कोई बड़ा नहीं है, तो 4.1 जो है वो हाईएस्ट है, और जो लोएस्ट है हमारा डेट इज 2.4 से छोटा कोई और नंबर नहीं। अगर आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर लोगे ना बच्चों, तो जैसे मैं देखना पड़ रहा है, आपको भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हाईएस्ट है और लोएस्ट आपका 2.4 है। फाइंड द रेंज, कैलकुलेट कर सकते हो, हाउ मेनी बेबीज वे 2.6 kg वे, ये भी आप बता सकते हो अगर आपने टेबल बना लिया। व्हाट इज द मीन वेट ऑफ द बेबीज, तो सबको सम करो और फिर उसे ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर दो। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन जो है ना वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो आप नहीं कर सकते हो, बस आपको क्वेश्चन समझने और ट्राई करने। लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस कि और भी आपको क्लैरिफाई हो जाए। फाइंड द, यहाँ पर द मीन ऑफ 7 नंबर इज 10। If one more number is added, the mean would be 12. Find the value of the number. तो हम यहाँ पर जो मीन दिया हुआ है 7 नंबर्स का वो 10 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारी, x इज इक्वल टू 70। ओके, तो पहली वैल्यू हमारी ये आ गई। उसके बाद हमें बोला हुआ है इफ वन मोर नंबर इज एडेड द मीन वुड बी 12, फाइंड द वैल्यू वुड बी एडेड। तो यहाँ पर हमने एक नंबर ऐड करा तो x+1 कर देते हैं, एक नंबर ऐड करा है ना हमने। अब यहाँ पर यही सेम, अब मीन वैल्यू क्या आ जाएगी 12, और 1 मिनट यहाँ पे x करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आ जाएगा 8, क्योंकि एक नंबर हमने ऐड कर दिया, तो ऑब्जर्वेशंस कितनी हो जाएंगी हमारी, ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगी हमारी 7 से 8 पर। अब हम 12 8 जा करेंगे विच इज 96, तो x की। अब 96 में से हम 70 को माइनस कर देंगे, तो 80 19 16, तो हमारा जो नंबर है वो क्या है, वो 26 है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे।
The mean temperature in a certain week was 36 degrees Celsius. If the mean temperature of Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday is 39 degrees Celsius and that of Thursday, Friday, Saturday and Sunday is this, find the temperature on Thursday. अब यहाँ पर बोला है कि यहाँ आपका जो मीन टेम्परेचर है एक वीक का वो ये है. इफ द मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, यहाँ पर 39 डिग्री सेल्सियस हमें दिया हुआ है. ठीक है. दैट ऑफ थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे इज दिस. थर्सडे हमारा 2 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है, आपको बस ये देखना है. ठीक है. तो फाइंड द टेम्परेचर ऑन थर्सडे. तो आपके पास 7 वीक्स होते हैं, 7 डेज होते हैं एक वीक में. आपने तीनों को कैलकुलेट कर लेना है. पहले वीक का आपकी मीन दे रखा है ना, तो यहाँ पे आप पहले इसे आइडेंटिफाई करोगे. एक वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी, दूसरी वैल्यू एक्स, यहाँ पर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ. ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होगा. एक वीक में 7 डेज, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 7 करूंगी, पहले एक्स की वैल्यू आ जाएगी. दूसरे एक्स के लिए क्या करूंगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 डेज हुए, तो 39 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगी. ठीक है. फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे फिर 4 डेज हुए, तो x3 मेरा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 33. अब जो आपका इन दोनों का आंसर आएगा, आप उसे अगर माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि थर्सडे का टेम्परेचर क्या था. अब बात आ जाती है मीडियन की. मीडियन का क्या मतलब होता है, sometimes instead of the average or mean value from a given data we need to know the value of the observation that lies in the middle of data. यानी कि जो मिडल में डाटा है. ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके लिए मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2+1. ठीक है. इसे एक बार और पढ़ लेते हैं. दिस ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मीडियन ऑफ डाटा. टू फाइंड आउट द मीडियन ऑफ डाटा वी फॉलो दीज स्टेप्स. Median of a data is the value of the observation which divides the observation into two equal parts. Okay, so arrange the data in ascending or descending order. If the number of observation is odd, median is the observation in the middle. So if n is odd, then n/2+1 the observation will be the median. Okay, और अगर वो होता है even, then the average of n/2 n/2 and n/a the observation will be the median. अब यहाँ पर ना एक बार कंसीडर एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं. ये हमें डाटा दिया हुआ है. ठीक है. अब यहाँ पर n/2 करना है ऑब्जर्वेशन एंड n/2+1 करना है. तो हमारे कितने नंबर्स हैं, मिडल क्या है हमारा 1 2 3 4 5. यहाँ पर हमने अरेंज करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. तो हम 7 प्लेस 1 2 3 4 5 6 7, 7th प्लेस पे 23 आ रहा है. ठीक है. तो 7th ऑब्जर्वेशन है प्लस 8th ऑब्जर्वेशन करेंगे. ठीक है. तो 7th एंड 8 23 प्लस 25, इसे सॉल्व करेंगे, हमारा मीडियन आ जाएगा 24. अब यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है. अब पहले हम इसे अरेंज करेंगे. अरेंज करने के बाद जो हमारा मीडियन होगा वो होगा 14. 1 2 3 दिया हुआ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 का कुछ मीडियन नहीं होगा क्योंकि 11 जो है वो ऑड नंबर है. तो n+1 करेंगे विच इज 12 एंड 12 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14, जो कि हमारा 6th ऑब्जर्वेशन है. इस तरीके से इवन नंबर है तो आप डायरेक्ट प्लस करोगे, अपना जो भी इवन नंबर में मिडिल नंबर आएगा वो और उसकी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे. ऑड नंबर है तो जो आपकी मतलब आपने टोटल नंबर्स काउंट करे उसमें आप 1 प्लस करोगे फिर डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे. ठीक है. ये हमारा था मीडियन. अब आ जाती है बात मोड की. द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डाटा इट्स कॉल्ड द मोड और वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम इन डाटा इट्स कॉल्ड द मोड ऑफ द डाटा. यानी कि जिस जो सबसे ज्यादा हमारा रिपीट हो रहा होगा नंबर, यहाँ पर मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है नंबर 11 सॉरी 12 1 2 3, हाँ 3 टाइम्स हमारा 12 रिपीट हुआ है, तो दैट इज आर मोड. अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे. फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग. मीडियन के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले ना अरेंज करना है. तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रही हूँ. सबसे छोटा नंबर 5 ही है, तो 5 6 6 6 7 एंड 7. 4 भी था यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 4 कंसीडर कर लेंगे. 4 5 6 1 6 2 6 3. ओके. 7 1 7 2. 7 के बाद 8 9 8 9, then 10 10. After this we have 10 10 11 and then 12 12.
11 एंड 12। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज कर लिया। अब मुझसे मीडियन पूछा हुआ है, तो मैं काउंट करूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 है, तो 14 का जो मेरा मिड होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 प्लस 8 वैल्यू, तो 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 7 7 15। ओ सॉरी, 7 एंड 8 मैंने अरेंज सही किया ना, अरेंज तो सही किया। तो आपका आंसर आएगा 3.5, और इस कंसीडर में आपका 3.5 कौन सा होगा, 1 2 3, फोर्थ वाले को कंसीडर करोगे विच इज योर दिस। हमने ऐसा पॉइंट वाला कोई क्वेश्चन तो नहीं देगा, बट इसका यही होगा, ठीक है। फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स। फर्स्ट प्राइम नंबर्स क्या है, 2 3 5 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5, इनका मीडियन आप कैलकुलेट कर बता दोगे, ठीक है। फिर आता है फाइंड द मोड। यहाँ पर मोड मुझे लग रहा है 3.2 3.2 3.2 3 टाइम्स रिपीट हो गया, तो आप एक बार चेक कर लेना, पर 3.2 होगा, 3 पॉइंट सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। यहाँ पर मोड पूछा हुआ है 35 25 40 35 25 35 20 20 50, सो 35 1 2, बस 30 इसका मोड है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये बता देना है। अब ये बाकी क्वेश्चन मिड एंड मोड के ही हैं, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब हम आ जाते हैं ग्राफ्स पे। सबसे पहले हम बात करेंगे बार ग्राफ की। बार ग्राफ में हमारी दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा वाई एक्सेस, एक होता है एक्स एक्सेस। ये हमारी इंफॉर्मेशन होती है। वाई एक्सेस पर हम अपने जो भी हमें यूनिट्स में दिया होता है, जो भी हमें कवर करना हो, मार्क्स कवर करने हो, डिस्टेंस कवर करना हो, वो ऑलवेज हमारा कहाँ पर आता है, वाई एक्सेस पर। और जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें मेंशन करनी है वो आता है हमारा एक्स एक्सेस पर। हम 0 से स्टार्ट करते हैं, और हमारा डिफरेंस सेम होना चाहिए। 0 के 5 में डिफरेंस 5, 5 टू 10 में 5, 10 टू 15 में 5। और फिर जिस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम वो मैनेज कर लेते हैं। हाइट ऑफ द बार्स इज हाफ किलोमीटर, 1 स्मॉल डिवीजन, सो 1 किलोमीटर इज 2 स्मॉल डिवीजन। सो मंडे के हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिए। डबल बार ग्राफ का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अभी हम एक सिंगल सिंगल बार ग्राफ मेंशन कर रहे हैं। एक बार दिखाया फिर गैप, एक बार दिखाया फिर गैप, एज इट इज होगा। बस यहाँ पर हम डिफरेंस जो लेंगे वो 2 बार ग्राफ शो करने के बाद लेंगे। यहाँ पर हम एक ही मतलब इंफॉर्मेशन को शो कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम नंबर ऑफ नेम ऑफ द क्लब है हमारे पास, तो हम गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए क्लब के जो हैं वो कितने उन्होंने ज्वाइन करे उनकी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन अ फैमिली, ABCD एंड EF एंड आर शोन इन द टेबल, ड्रॉ बार ग्राफ। तो ये बहुत इजी, जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया, आपको वाई एक्सेस एक्स एक्सेस ड्रॉ करना है। आपके जो नंबर्स हैं वो आएंगे आपके वाई एक्सेस पर, और जो ABCD हैं आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आपके आएंगे एक्स एक्सेस पर, और फिर आप इन्हें मेंशन कर दोगे। इस तरीके से आप ये कर सकते हो। यहाँ पर हमें एक डबल बार ग्राफ बनाना है, तो अगेन दीज नंबर्स आर शोन ऑन दी वाई एक्सेस एंड ABCD इज मेंशन ऑन दी एक्स एक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, बार ग्राफ नहीं, यहाँ पे बार ग्राफ रीड करने के लिए भी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अब बात आ जाती है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एक रैंडम गेस, कि जब मैंने सिक्का उछाला तो हेड आएगा टेल आएगा ना, आपको पता है ना, मुझे पता है। तो एक रैंडम गेस है कि आप पूछेंगे बताओ क्या आया, तो आप बोलोगे हेड आया होगा शायद। रैंडमली बोलते हो ना, शायद हेड आया होगा। तो ये हमारा केस होता है प्रोबेबिलिटी का, जहां पर हमें क्लैरिफिकेशन नहीं होती, कि हमें नहीं पता कि हमारा क्या आएगा। तो हम वहां पर कंसीडर करते हैं अपने सर्टेन इवेंट्स एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स को। अब जो ये प्रोबेबिलिटी है, द नंबर ऑफ आउटकम्स विच इवेंट ए कैन अकर, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यानी कि जब अगर मैं कॉइन को उछाल रही हूँ, तो जो टोटल आउटकम्स हैं वो क्या है, वो 2 है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। हेड आने के कितने चांसेस है भाई, 1 चांसेस है, राइट। 2 ही तो चांसेस होते हैं, या तो हेड आएगा टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। Probability of an event is the number between 0 and 1. Probability of an uncertain event is 0 and that of a certain event is 1. ठीक है। Probability of an event occurring will be somewhere between impossible and certain. It can shown on a line. ठीक है। तो 50-50 चांसेस हो गया ना कि हेड कितना आएगा, 50% चांसेस है। टेल कितना आएगा, 50% चांसेस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल नॉट बी मोर देन 1 बिकॉज 1 रिप्रेजेंट द सर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट टेकिंग प्लेस। तो अब बोला हुआ है राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ शेडेड मार्बल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो टोटल कितने मार्बल्स है, 1 2 3 4 5 6। तो 1/6 ही तो चांस होंगे, एक ही आ सकता है।
तो ये इस तरीके से हमें गेस करना है। यहाँ पर भी 6 है तो यहाँ पर 3/6 इस तरीके से आप इसे मेंशन कर दोगे। ठीक है, इसे आप फर्दर कट कर कर बोल सकते हो कि 50% चांसेस हैं। ठीक है, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, राइट डाउन द लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, चूजिंग अ लेटर फ्रॉम द टीच। तो टीच में से कोई भी लेटर आपके पास आ सकता है। टी आ जाएगा 1, ई आ जाएगा, ए आ जाएगा, सी आ जाएगा, एच आ जाएगा। और अगर इससे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो 1/5, किसी के भी आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 है। 1 2 3 4 5 टोटल नंबर्स है तो सब सिंगल सिंगल डिजिट है। ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। A number from 1 to 10 is chosen at random. What is the probability of choosing an even number? तो 1 to 10 के बीच में even numbers आते कितने? 2, 4, 6, 8 and 10 is also a even number. तो 5/10 आपके जो even number की probability होगी E के लिए होगी 5/10 which is half. ठीक है, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवल फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट? वोवल्स हमारे 5 होते हैं, टोटल अल्फाबेट्स हमारे 26 होते हैं, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। ज्यादा इसमें चीजें नहीं है जिसके लिए आपको डरने की जरूरत पड़े। थोड़ा सा आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और फिर ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा और आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाओगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। Till that, bye bye. Have a good day.